प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम सुनीता साखरे है और मैं एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में कुल 5 पेपर्स आपको पढ़ने हैं। पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 स्वतंत्रता पूर्व का है। दूसरा पेपर भाषा विज्ञान पर है। तीसरा पेपर मध्यकालीन काव्य का है और चौथा पेपर आधुनिक हिंदी गद्य पर आधारित है। मैं यहाँ आपको 5वां पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी पर बताने जा रही हूँ। प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा करूँ इसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी के पाठ्यक्रम में 4 इकाइयों को आपको पढ़ना है और प्रत्येक इकाई 25 अंक की है, जिसके लिए 1 क्रेडिट निर्धारित है। कुल 4 क्रेडिट और 100 अंक इसके लिए निर्धारित है। इकाई 1 में कुल 4 मुद्दे हैं। इन 4 मुद्दों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। पहला मुद्दा हिंदी के विविध रूप से संबंधित है, जिसके अंतर्गत साहित्यिक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा और माध्यम भाषा को लिया गया है। इन भाषाओं पर विचार करने से पूर्व मैं आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। अंग्रेजी में इसे फंक्शनल हिंदी कहते हैं और हिंदी में इसे प्रयोजन मूलक कहते हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजन मूलक का अर्थ है ऐसी विशेष भाषा जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। कुछ विद्वान इसे कामकाजी अथवा व्यवहारिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे फंक्शनल हिंदी का अर्थात विद्वानों ने अंग्रेजी के फंक्शनल शब्द को ही यथावत स्वीकार किया। डॉक्टर रमा प्रसन्न नायक जैसे विद्वान इसे व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। उनके अनुसार प्रयोजन मूलक शब्द से ऐसा लगता है कि कोई ऐसी भी हिंदी है जिसे निष्प्रयोजन कहा जा सकता है, इसलिए व्यवहारिक शब्द अधिक उचित लगता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा, वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं बल्कि आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। मोटरी सत्यनारायण प्रयोजन मूलक हिंदी के जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्रयोजन मूलक इस नाम का समर्थन किया है। उनका कथन है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। भारत में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं के लिए उपयोग में ये लाई जाती है। साहित्य के अतिरिक्त प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता उन दिनों महसूस की गई जब हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया। उन दिनों विश्व में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास तेजी से फैल रहा था और भारत में नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी सी उमड़ आई थी। वैज्ञानिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संदर्भों में आए परिवर्तनों के साथ साथ विकसित स्थितियों की आवश्यकताओं के विशिष्ट प्रयोजन के संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो ज्ञान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के साथ साथ प्रशासन के विविध स्तरों तथा क्षेत्रों को भी सक्षमता के साथ अभिव्यक्त कर सके। राष्ट्र की जनता की उन्नति तथा विश्व के विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की अनिवार्यता ने प्रयोजन मूलक हिंदी को जन्म दिया। प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण था उसकी प्रयोजनीयता। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त होता है। दूसरा कारण था प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना जरूरी था। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर एवं सरल थी। ये प्रयोजन मूलक हिंदी का हमने संक्षिप्त परिचय देखा। हम अब अपने मुद्दे पे आते हैं। पहला मुद्दा है हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूपों से तात्पर्य है भिन्न भिन्न स्थितियों संदर्भों में हिंदी के भिन्न भिन्न रूपों का दिखाई देना। हिंदी भाषा के
विभिन्न रूपों पर विचार करने से पूर्व भाषा पर विचार करना आवश्यक है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को अभिव्यक्त करता है। भाषा का संबंध व्यक्ति से और व्यक्ति का संबंध समाज से हुआ करता है। जैसे जैसे भाषा बदलती है वैसे वैसे उसका समाज भी बदलता है, और जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे उसकी भाषा भी बदलती रहती है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं अनेक हैं। अनेक आवश्यकताओं के कारण ही हमें भाषा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। हम हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक रूपों में करते रहते हैं। अब हम यहाँ हिंदी के विविध रूपों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पहली भाषा है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा का अभिप्राय भाषा के उस रूप से है जो किसी भी प्रकार की रचना के लिए अपनाई जाती है। भाषा के इस रूप को मुख्य रूप से साहित्य रचना तथा पत्र पत्रिकाओं तथा कुछ लोग इसे सृजनात्मक और परिनिष्ठित तथा मानक भाषा का भी दर्जा देते हैं। साहित्यिक भाषा हिंदी साहित्य के सृजन में प्रयुक्त होती है, इसी कारण ये मानक होती है। ये भाषा हिंदी की विविध विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, एकांकी आदि में अपनी विशिष्टता ग्रहण करती है। साहित्यिक हिंदी की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे ये भाषा व्याकरण के नियमों द्वारा अनुशासित होती है। ये भाषा का परिनिष्ठित या मानक रूप हुआ करती है। भाषा के इस रूप में अलंकरण और गंभीरता हुआ करती है। साहित्यिक भाषा में भी परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ये साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भी होती है। साहित्यिक रूप में सरलीकरण और आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को भी देखा जा सकता है। इस भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए जाते हैं। साहित्यिक भाषा का दूसरा रूप शिष्ट साहित्य के अतिरिक्त साहित्य सृजन में देखने को मिलता है। ये भाषा का ऐसा रूप है जो लोक साहित्य, पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में दिखाई देता है। ये भाषा मानक हिंदी के आसपास ही होती है, किंतु इसमें साहित्यिक रूप की तरह गंभीरता नहीं होती। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्र आदि की भाषा इसी तरह की हुआ करती है। साहित्यिक भाषा का रूप हमें ऐतिहासिक परंपरा से प्राप्त हुआ है। साहित्यिक या मानक भाषा के स्तर पर वही भाषा पहुंच सकती है जो अधिकाधिक लोगों के लिए सहजतापूर्वक बोधगम्य हो। ये विशेषता हिंदी में है। विद्यार्थियों, अभी हमने यहाँ देखा कि साहित्यिक भाषा का जो रूप है वो कहाँ कहाँ प्रयुक्त किया जाता है। ये भाषा सृजनात्मक रचना के संदर्भ में ज्यादा लागू होती है। भाषा का दूसरा रूप है संचार भाषा। अब हम यहाँ संचार भाषा के बारे में जानेंगे। संचार भाषा का अर्थ है वह भाषा जिसका प्रयोग संचार के विभिन्न माध्यमों के लिए किया जाता है। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का रूपांतर है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना, जिसके द्वारा किसी भाव, विचार अथवा जानकारी को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है चलना। संचार शब्द का अर्थ इस संदर्भ में हुआ किसी भाव, विचार या सूचना को शब्दों एवं प्रतीक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इस काम के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यमों के अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, टेलीफोन, कंप्यूटर, पत्रिकाएं, पुस्तक, पोस्टर आदि आदि आते हैं। संचार के इन सभी माध्यमों में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। मुद्रित माध्यम, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और पोस्टर आदि का समावेश होता है, उसकी भाषा मानक हिंदी है। किंतु सूचना और तकनीकी युग में संचार माध्यमों की भाषा में
विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण से हिंग्लिश, नई हिंदी, मिश्रित हिंदी का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से वर्तमान समाचार पत्र पत्रिकाएं भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए हमें ऐसे शब्द आज पढ़ने मिल रहे हैं जैसे बरसे मेडल, इनकम टैक्स जांच पर छिड़ गई है जंग, एशियाड, एक दिन में 3 गोल्ड 1 सिल्वर, पेरेंट्स के करीबी ने किया शोषण, कंपनी का पेमेंट रोका गया। समाचार की भाषा और शैली को नए अंदाज में अति आधुनिक बनाने की होड़ में हिंग्लिश का बखूबी प्रयोग हो रहा है। मुंबई से निकलने वाला हिंदी का समाचार पत्र नव भारत टाइम्स का शीर्षक भी NBT लिखा हुआ आता है। इन सभी उदाहरणों में हिंदी भाषा को एकदम चुस्त और अंग्रेजी शब्दावली युक्त बनाकर पाठकों के समक्ष परोसा जा रहा है। संचार का दूसरा माध्यम है रेडियो। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और रेडियो में FM की हिंदी भी आज पूरी तरह बदलती हुई हमें नजर आ रही है। वैसे भी रेडियो में उच्चरित वाक्यों के साथ साथ ध्वनि का प्रयोग ज़्यादा होता है। इस तरह से रेडियो की ध्वनि ही भाषा का काम करती है। रेडियो की भाषा में ध्वनि चमत्कार होने के कारण उसकी भाषा मुद्रण माध्यम की भाषा से अलग होती है। रेडियो की शब्दावली 3 प्रकार की सामग्री से बनती है, वाक, ध्वनि और मौन। रेडियो के साहित्यिक कार्यक्रमों की भाषा रोचक और मंजी हुई होनी अनिवार्य है। रेडियो नाटक की भाषा इसी तरह की हुआ करती है। उदाहरण के लिए, क्यों जी सूझता नहीं, ओ मैंने नहीं देखा, माफ करना भाई, सड़क पर चलते हो पर देखते नहीं, आँख तो है, हाँ है, कभी कभी बंद हो जाती है, अच्छा जरा संभल कर चलो। यहाँ सूझना शब्द तद्भव है जो वार्तालाप को प्रभावशाली बनाता है। रेडियो के साहित्यिक कार्यक्रमों की भाषा में मुहावरे और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर देखने को मिलता है। अंग्रेजी और उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग पुरानी परंपरा है। उनकी भाषा सीधी और सरल है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार नए शब्द गढ़ लिए गए हैं। FM रेडियो ने नई मेट्रो हिंदी को जन्म दिया है। एक ऐसी हिंदी जो चटपटी, मनोरंजक, पॉप हिंदी या जिसे आप युवा जगत की हिंदी कह सकते हैं। इसमें व्याकरणिक बाध्यता देखने को नहीं मिलती है। बस यूं ही बातों बातों में और तर्क कुतर्क में नए और अजीब तरह से शब्दों की उत्पत्ति हो रही है। उद्घोषकों के द्वारा नई हिंदी का भाषिक बदलाव पूरे रेडियो माध्यम का बहुत बड़ा बदलाव है। शब्दों को लेकर बेफिक्राना अंदाज तो इनकी पहचान है। मजे के लिए प्रयोग की जाने वाली शब्दावली से मस्खरेपन का विकास हो रहा है। बात क्यों की गई है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। कहने में मजा आता है और सुनने की आदत सी पड़ जाती है, इसलिए सुनने वालों को भी मजा आने लगता है और इस तरह फिलर्स लोकप्रिय हो जाते हैं। भाषा की शुद्धता की बहस FM चैनल उलझना नहीं चाहता। प्रयोगकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि हमारे चैनलों में कितने ही प्रांत, प्रदेश, राज्य और बोली के लोग शामिल हैं, इसलिए भाषा व्याकरणिक या भाषा की दृष्टि से कितनी शुद्ध है इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। विद्यार्थियों, संचार माध्यम में टेलीविज़न भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और टेलीविज़न में भी हिंदी का प्रयोग अपना एक नया आकार लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। टेलीविज़न के कार्यक्रम आम और खास अर्थात सभी के लिए होते हैं। दर्शक अनपढ़ भी हो सकता है और विद्वान भी। यहाँ हर आयु, वर्ग और वर्ण के लोग होते हैं। इसलिए टेलीविज़न की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आम आदमी और खास आदमी आसानी से समझ सके। जैसे विध्वंस की जगह तबाही शब्द, स्थिति की जगह हालात, नियंत्रण की जगह काबू आदि शब्दों का इस्तेमाल सहज और सरल होता है। संचार की भाषा जितनी स्वाभाविक होती है उतनी ही ज्यादा वो प्रभावशाली भी होती है। कठिन शब्द एंकर की प्रस्तुति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, वहीं वे दर्शकों को भी आसानी से समझ में नहीं आते हैं। एक बार ट्रक चालकों ने
अपनी मांग के समर्थन में हड़ताल की थी। सभी न्यूज चैनलों ने इस खबर में ट्रक ऑपरेटरों, ट्रक चालकों और ट्रक मालिकों ने हड़ताल कर दी इन शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन एक चैनल ने बहुत ही साधारण लहजे में कहा, ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी। यह प्रयोग बोलने में एकदम सरल और समझने में भी काफी सही था। निजी चैनलों के समाचारों की तरह दूरदर्शन के समाचारों की भी भाषा बदल रही है। उनके समाचारों में संक्षिप्तता, रोचकता, आकर्षण और कौतूहल दिखाई दे रहा है। जैसे आज न्यूज हेडलाइन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। आज हमें इस तरह की हिंदी देखने को मिल रही है। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। निजी चैनलों की भाषा ज्यादा नमकीन है। उसे रोचक बनाने के लिए नए नए उपमानों, विशेषणों, व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे शत्रुघ्न तारीफों के पुल बांध रहे हैं, देसी तड़का। इन सभी शब्दों में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग हो रहा है। संचार का एक और माध्यम है मोबाइल। आज मोबाइल में हिंदी का प्रचलन भी बढ़ता चला जा रहा है। भारत में सन 2004 के बाद ही मोबाइल में SMS के द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है। मूल SMS की हिंदी का अनुवाद जैसे अब सिर्फ ₹5 में पाइए फ्री कॉल। इस तरह हम देखते हैं कि संचार माध्यमों में मानक हिंदी के साथ साथ बोलचाल की हिंदी, अंग्रेजी, मिश्रित हिंदी, जिसे आलोचकों ने हिंग्लिश कहा है, का प्रचलन चल रहा है। हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावलियों को मिलाकर एक नई भाषा जो है वो दर्शकों को परोसी जा रही है। संचार भाषा के बाद हिंदी भाषा का तीसरा रूप है राजभाषा। अब हम यहाँ राजभाषा हिंदी के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। सबसे पहले सन 1949 में भारत के महान नेता श्री राजा गोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। बाद में संविधान का प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर कार्यालयीन भाषा शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और कार्यालयीन भाषा का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजभाषा का तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत की गई भाषा। राजभाषा का प्रयोग प्रायः राजकीय, प्रशासकीय तथा सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा होता है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा है। ये औपचारिकता की मर्यादा सीमाओं में बंधी रहती है। इसमें मानव सुलभ सहजता, उन्मुक्तता और स्वच्छंद कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। निर्धारित और मानक रूप में मान्य भाषा का प्रयोग ही नियमावली का अनुसरण राजभाषा के लिए आवश्यक होता है। सन 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और 14 सितंबर 1949 को स्वाधीन भारत के संविधान में हमारे राष्ट्रीय नेताओं का सपना भी साकार होता है। हिंदी संघ की राजभाषा और देवनागरिक लिपि राजलिपि स्वीकृत की जाती है। दक्षिण में अंग्रेजी के अंक प्रचलित थे, इसलिए उनके आग्रह को मानते हुए उन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय कहकर स्वीकार किया गया। आशा यह की गई थी कि जिन जिन कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा है उनमें हिंदी को ग्रहण किया जाए, किंतु संविधान में कहा गया कि अगले 15 वर्षों में राष्ट्रपति किसी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग भी कर सकेगा। 15 वर्षों के उपरांत हिंदी के साथ अंग्रेजी का
कितना और किन किन प्रयोजनों के लिए उपयोग होगा, इसका निश्चय संसद करेगी। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक भाषा आयोग की नियुक्ति करेगा जो हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए सहायक होगी। 2 राज्यों के बीच में अथवा एक राज्य और संघ के बीच संवाद विनिमय के लिए अंग्रेजी अथवा हिंदी परस्पर समझौते की भाषा रहेगी और उसका प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह के और भी प्रावधान किए गए और ये सारा विधान संविधान के अनुच्छेद 342 और 343 में किया गया। संविधान का अनुपालन करते हुए 1955 में एक राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। इसका काम था कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग कहाँ तक और कैसे बढ़ाया जाए तथा अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ तक और कैसे कम किया जाए। 1976 में गृह मंत्रालय का राजभाषा नियम और आदेश जारी किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी के विविध रूपों में राजभाषा हिंदी पूर्णतः एक औपचारिक भाषा है जो अपनी व्याकरणिक विशेषताओं के साथ साथ सहज और सरल है। हिंदी के विविध रूपों में ही माध्यम भाषा पे अब हम यहाँ पर जानेंगे। माध्यम भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। आज दुनिया के करोड़ों लोग भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। भाषा के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करता है। भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके कारण मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है। संसार के एकांत में पड़ा हुआ व्यक्ति अथवा एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी किसी न किसी भाषा का प्रयोग अवश्य करता है। भारत बहुभाषा भाषी देश है। इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ये संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कई भाषाएं प्रचलित है। इस देश में भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना हुई है। जैसे मराठी के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात, पंजाबी के लिए पंजाब तथा बंगाली के लिए बंगाल बना। भारत के हर प्रदेश में अपनी अपनी भाषाएं प्रचलित है और वो भाषा उस प्रदेश में शिक्षा का माध्यम भी है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा शिक्षा का माध्यम है तो गुजरात में गुजराती भाषा। भारत के समस्त प्रदेशों में वहाँ के प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। हिंदी समस्त हिंदी प्रदेशों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज इस भाषा के माध्यम से लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज हिंदी भाषा में सभी विषयों की शिक्षा दी जा रही है। वैसे देखा जाए तो माध्यम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक जिसका संबंध मीडिया की भाषा से है, जिसमें समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन तथा विविध जनसंचार माध्यम आते हैं। दूसरा माध्यम का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान तथा शिक्षा ग्रहण। इस अर्थ में हिंदी समस्त हिंदुस्तानी लोगों के विचारों की माध्यम की भाषा है। इसके साथ साथ हिंदी भाषियों के शिक्षा के माध्यम की भी भाषा है। विद्यार्थियों, यहाँ हमने हिंदी के विविध रूप पढ़े जिसमें हमने साहित्यिक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा और माध्यम भाषा पर बात की। इसी इकाई का दूसरा मुद्दा है लिपि और भाषा। यहाँ अब लिपि और भाषा पर बात करेंगे। जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ भी कहना नागवार है, उसी प्रकार लिपि के संबंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। भाषा और लिपि के संबंध में डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का मत है कि भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज है। भाषा आज से लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुई, किंतु लिपि का इतिहास मात्र 5 या 6 हजार वर्ष पूर्व का है। बात यह है कि भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से। बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है। आज भी संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं और पढ़ने लिखने से जिनका कोई वास्ता नहीं है, किंतु फिर भी वे भाषा का प्रयोग करते हैं। लिपि और भाषा का घनिष्ठ संबंध है। भाषा और लिपि दोनों एक दूसरे से प्रतिबद्ध हैं, फिर भी दोनों को एक नहीं माना जा सकता।
लिपि भाषा को नया स्वरूप प्रदान करती है। लिपि भाषा में सजीवता लाती है, उसे शरीर प्रदान करती है। भाषा में भावों और विचारों को आकार मिलता है। ये भाव और विचार जब भाषा एवं लिपि का सहारा प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें स्थिरता आ जाती है। भाषा और लिपि का मूलभूत अंतर इतना ही है कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति है और लिपि उसका दृश्यमान रूप। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार भाषा उच्चरित ध्वनि संकेतों के स्वरूप का नाम है। वहाँ लिपि लिखित ध्वनि संकेतों के स्वरूप को कहते हैं। भाषा काल और स्थान की दृष्टि से सीमाओं में आबद्ध रहती है, क्योंकि भाषा को तो तभी सुना जा सकता है जब कोई वक्ता हमारे सामने उसका उच्चारण करता है, जबकि लिपि काल और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है। वह किसी भी व्यक्ति के लिखित विचारों एवं भावों को पर्याप्त समय तक सुरक्षित रखती है और उन्हें हम किसी भी स्थान पर पढ़कर या देखकर हृदयगम कर सकते हैं। भाषा को सुनकर हृदयगम किया जाता है और लिपि को देखकर। भाषा के उच्चारण में मुख से लेकर जिह्वा एवं कंठ का पूर्ण सहयोग रहता है, जबकि लिपि में लेखन हाथ और वस्तु विशेष जिसमें लिखा जाता है उसका विशेष स्थान होता है। स्पष्ट तौर से हम देखें तो लिपि और भाषा दोनों ही अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। लिपि का प्रमुख आधार भाषा है और भाषा का मूल स्वरूप उसका उच्चरित रूप। भाषा एक दूसरे व्यक्तियों के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनी तो उन्हें अपने विचार दूर दराजे तक पहुंचाने के लिए एक लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। एक ऐसी लिपि जिसे प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, पढ़ सके और बोल सके। इसी चुनौती का सामना करते हुए प्राचीन मानव ने कुछ संकेत देने प्रारंभ किए। ऐसे संकेत जिन्हें समतल मैदान पर खोदा जा सके या लिखा जा सके। ये लिपि कानों से सुनने के स्थान पर आंखों से देखी जाने लगी। लिपि ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे मनुष्य ने एक या दो पीढ़ी ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक अपने विचार और अनुभव को सुरक्षित रखा है और उन्हें स्थायित्व प्रदान किया है। मुख से निकली हुई प्रत्येक ध्वनि मनुष्य की भाषा है और भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रमुख मानदंड निर्धारित है। उन्हीं मानदंडों पर आधारित लिपि भी विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब वक्ता समक्ष होता है तो उसके विचारों को सुनकर उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु जब वक्ता नहीं होता तो उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे ये साक्षात्कार लिपि हमें करवा देती है। लिपि ही एकमात्र वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का उसके विचारों के माध्यम से साक्षात्कार कर सकते हैं। लिपि और भाषा में यही मूलभूत भेद है कि भाषा को मात्र सुना जा सकता है, जबकि लिपि में अंकित भाषा को देखकर पढ़ा जा सकता है। लिपि को परिभाषित करते हुए द्वारिका प्रसाद सक्सेना लिखते हैं, जैसे व्यक्ति द्वारा ध्वनियाँ व्यक्त की जाती है वे भाषा कहलाती है, ठीक वैसे ही भावों एवं विचारों को जब रेखाओं, चित्रों और चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो वह लिपि कहलाती है। इस आधार पर लिपि का सामान्य अर्थ लिखावट है। प्राचीन काल में यह लिपि भोजपत्र, पत्थर, कपड़ों एवं धातु द्वारा निर्मित वस्तुओं पर लिखी जाती थी। आज मानव के विकास के साथ साथ ऐसे कई साधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से लिपि और भाषा को सुरक्षित रखा जा सका है। अंततः हम कह सकते हैं कि लिपि और भाषा दोनों ही अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा और लिपि में समानताएं कम और असमानताएं अधिक दिखाई देती है, किंतु फिर भी वे दोनों एक दूसरे की पूरक और सहयोगी है। अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में दोनों का संबंध महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, यहाँ हमने लिपि और भाषा का संबंध देखा। अब हम यहाँ पर तीसरे मुद्दे पर विचार करने जाएंगे। यूनिट 1
उसमें 4 मुद्दे हमें पढ़ने हैं। उन 4 मुद्दों में 2 मुद्दों पे हमारी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। तीसरा मुद्दा है देवनागरी लिपि, वैज्ञानिकता एवं दोष। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर बात करें उसके पहले हम देवनागरी लिपि के नामकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। इसे देवनागरिक या नागरिक क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसका संबंध नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। उनके अनुसार जो लिपि नागर ब्राह्मणों में प्रचलित थी वो नागरी कहलाई। कुछ विद्वान नगर शब्द से संबंध स्थापित करके इसे नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरी लिपि मानते हैं, जबकि दक्षिण में नागरी लिपि नंदी नागरी नाम से विख्यात है। आज भी दक्षिण भारत में संस्कृत की पुस्तकों के लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इस दौरान लिपि को सरल तथा वैज्ञानिक बनाने के बहुत से प्रयास हुए हैं। वैसे तो भारतवर्ष में अनेक लिपियां प्रचलित हैं। रोमन, अरबी लिपि को छोड़कर शेष का उद्गम भारत में ही हुआ है। देवनागरी, कैथी, मुड़िया, मैथिली, बंगला, उड़िया, गुजराती, गुरुमुखी, सारदा, लंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि सभी प्रमुख लिपियों की जननी प्राचीन भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि है। हिंदी प्रदेशों में देवनागरी, रोमन और अरबी लिपियों के अतिरिक्त कैथी, मुड़िया, मैथिली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हिंदी प्रदेशों में रोमन और अरबी लिपि प्रमुख थी। देवनागरी का स्थान गौण था, किंतु अब देवनागरी का स्थान प्रमुख है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी के लिए सदैव ही देवनागरी का प्रयोग होता रहा है। आज जिस प्रकार हिंदी व्यापक भाषा है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी। केंद्रीय सरकार ने इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा के साथ देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों को यदि हम छोड़ दें तो अधिकांश विद्वानों ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का समर्थन किया है। संसार में प्रचलित 3 लिपियां रोमन, उर्दू तथा देवनागरी में देवनागरी लिपि अन्य दोनों से अधिक वैज्ञानिक है। साथ ही व्यवहारिकता तथा सांस्कृतिक संपन्नता की दृष्टि से भी यह लिपि हमारे अधिक अनुकूल पड़ती है। इसलिए आज हिंदी, मराठी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए अन्य लिपियों से अधिक उपयुक्त यही लिपि मानी गई है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, व्यवहारिकता तथा सांस्कृतिक संपन्नता की दृष्टि से हम देखें तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो उसे एक वैज्ञानिक लिपि होने का दर्जा प्रदान करती है। उसकी वैज्ञानिकता क्या है, वो विशेषता क्या है? पहली विशेषता है इस लिपि की एक ध्वनि के लिए एक सांकेतिक चिन्ह का होना। देवनागरी लिपि में सभी स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ रूप के लिए अलग अलग संकेत चिन्ह हैं। सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित है। तुलनात्मक दृष्टि से उर्दू और रोमन लिपि में यह स्थिति नहीं है। जैसे उर्दू में स ध्वनि के लिए 3 वर्ण हैं, सीन, स्वाद और से। इसी प्रकार रोमन लिपि में स को व्यक्त करने के लिए लगभग 14 चिन्ह मिलते हैं, जैसे सुगर, शूज, इशू, मेंशन, मिशन आदि आदि। रोमन लिपि में हर ध्वनि के लिए 2 ध्वनि चिन्ह हैं, एक छोटा और दूसरा बड़ा। साथ ही ये जब जोड़ के लिखा जाए तो हर एक लिपि चिन्ह की शक्ल अलग बदल जाती है। ये विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है। ये इसकी स्पष्टता है कि यहाँ एक ध्वनि के लिए एक ही सांकेतिक चिन्ह है जो उसको एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता या उसका गुण है एक से एक सांकेतिक चिन्ह, एक ध्वनि। देवनागरी लिपि में एक से एक सांकेतिक चिन्ह से एक ही ध्वनि का बोध होता है। यह स्थिति रोमन लिपि में नहीं है। उदाहरण के लिए देवनागरी ख और क 2 अलग अलग ध्वनि तथा ध्वनि चिन्ह है, जबकि रोमन लिपि में ख के लिए अलग ध्वनि चिन्ह निर्धारित है। यहाँ के तथा एच को साथ मिला के एच करके ख को लिखना होता है।
जबकि देवनागरी लिपि में लगभग सभी ध्वनियों के लिए अपने अपने अलग ध्वनि चिन्ह हैं, जो इस भाषा की अपनी एक मौलिक विशेषता है। देवनागरी लिपि की तीसरी विशेषता या उसका गुण है लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता का होना। देवनागरी लिपि में एक वैज्ञानिक क्रमबद्धता दिखाई देती है। इसमें पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और बाद में संयुक्त स्वर्ग की व्यवस्था है। व्यंजनों में भी अल्प प्राण के बाद उसी ध्वनि का महाप्राण, सघोष, अघोष आदि का क्रम इसी रूप में दिखाई देता है। इस तरह का कोई क्रम ना तो रोमन लिपि में दिखाई देता है और ना ही उर्दू लिपि में। देवनागरी लिपि का चौथा गुण है वर्णमाला की पूर्णता और संपन्नता। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं। इतने अधिक वर्णों की संख्या विश्व की किसी अन्य लिपि में नहीं है। रोमन लिपि में 26 वर्ण हैं, जिनमें 12 मूल स्वर तथा 14 व्यंजन है। अंग्रेजी में कुल स्वर ध्वनियाँ 21 है और उसको व्यक्त करने के लिए मात्र 12 ध्वनि चिन्ह है। ठीक यही स्थिति व्यंजनों की भी है, इसलिए अन्य भाषाओं को व्यक्त करने में यह लिपि असक्षम होती है। भारतीय हलंत व्यंजन तो रोमन लिपि में व्यक्त ही नहीं किए जा सकते। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर हमें किसी को धन्यवाद देना है तो अंग्रेजी में सिर्फ एक थैंक्स कहकर ही बात चलाई जाती है, जबकि हिंदी में इसके लिए कई रूप देखने को मिलते हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्र गुजार हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन अंग्रेजी के पास ये सक्षमता हमें दिखाई नहीं देती है। उच्चारण और लेखन में भी देवनागरी लिपि में एक रूपता है। देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन में एक रूपता है जो ना रोमन लिपि में दिखाई देती है और ना ही उर्दू लिपि में। उदाहरण के लिए देवनागरी में लिखे कर्म क के म के ऊपर र की मात्रा और क्रम क के आगे मात्रा और करम क र और म शब्दों का उच्चारण उर्दू लिपि में इन्हीं शब्दों के लिखने में उच्चारण अलग होता है। उर्दू लिपि में संयुक्त अक्षर लिखना मुश्किल है। रोमन लिपि में तो ये स्थिति और भी ज्यादा कठिन है। लिखा जाता है UPUT और उच्चारण होता है पुट। ध्वनि जिस रूप में लिखी जाती है उसी रूप में उसका उच्चारण नहीं होता है। इसी कारण देवनागरी लिपि जो है अन्य लिपियों के मुकाबले में ज्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके उच्चारण और लेखन में हमें एक रूपता दिखाई देती है। ये लिपि अपने आप में इतनी स्पष्ट है कि जैसे लिखी जाती है वैसे ही ये पढ़ी जाती है। अंग्रेजी या रोमन लिपि जिसे कहते हैं उसमें तो हम उच्चारण करते हैं केमिस्ट, साइको, लेकिन कहीं भी हमें उसका उच्चारण उस तरह दिखाई नहीं देता है। ये स्पष्टता देवनागरी लिपि में हमें दिखाई देती है। देवनागरी लिपि अपने आप में सरल लिपि है और साथ ही इसकी अपनी एक व्यवहारिक उपयोगिता भी है कि आज हमें देवनागरी लिपि में सॉफ्टवेयर की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। टंकन, मुद्रण, दूर मुद्रण आदि में इसकी यांत्रिक सुविधाएं इसे ज्यादा लोगों के करीब ला रही है। यह लिपि सांस्कृतिक संपन्नता बढ़ाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ये लिपि 7वीं शताब्दी से ही शिलालेखों, सिक्कों और ताड़पत्रों में मिलने लगी। हजारों वर्ष प्राचीन उपनिषद, दर्शन, पुराण, संस्कृत का विपुल साहित्य शास्त्र की असंख्य रचना, बौद्ध और जैन रचनाकारों की रचनाओं में हमें देवनागरी लिपि जो है वो देखने को मिलती है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का एक कारण यह भी है कि यह लिपि अपने आप में सुंदर, सुडौल और कलात्मक है। वर्णों की बनावट में पाई पद्धति इसे सरलता से सीखने में सहायक होती है। अधिकांश वर्ण गोलाई लिए हुए हैं, जिन्हें कलात्मक साँचे में डालकर प्रस्तुत करना सुगम होता है। तो विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि के अपने कुछ विशेष गुण हैं जो अन्य लिपियों में हमें दिखाई नहीं देते हैं, और यही गुण उसे विश्व की वैज्ञानिक लिपि होने का दर्जा देते हैं। ये लिपि जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही कहीं ना कहीं इसमें कुछ दोष भी है। तो हम देवनागरी लिपि के दोषों के ऊपर अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि का पहला दोष तो यही है
यह एक अक्षरात्मक लिपि है। रोमन लिपि के समर्थकों के अनुसार देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होने से इसके प्रत्येक सांकेतिक चिन्ह में स्वर और व्यंजन मिले हुए रहते हैं। अतएव संयुक्त व्यंजनों को लिखने के लिए कभी कभी व्यंजनों का आधा रूप लिखना पड़ता है, जैसे कि विद्या, खाद्य और संयुक्त, धर्म आदि शब्दों के लिखने में व्यंजन का रूप बदल जाता है। यदि विद्या हमने साथ मिला के लिखी, वी द के नीचे हलंत और या ना लिख के डायरेक्ट हमने वी द और या को मिला के लिखा, तो ये सुविधा ही इसकी असुविधा बन जाती है। दूसरा इसका दोष है लंबी वर्णमाला। देवनागरी लिपि में अक्षरों की संख्या अधिक है। स्वरों की मात्रा, आधे स्वर और विभिन्न प्रकार के अक्षरों के नीचे और ऊपर लगने वाले चिन्हों की संख्या इतनी अलग है कि उसका स्मरण रखना और समझना तथा ठीक ठीक प्रयोग करना छात्रों के लिए बहुत ही असुविधाजनक होता है। लंबी वर्णमाला इसके मार्ग में एक कठिनाई पहुंचाती है। तीसरा इसका दोष है संयुक्त ध्वनि चिन्ह और अवैज्ञानिक। वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह होना चाहिए। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे ध्वनि चिन्ह भी हैं जिनमें दो ध्वनियों का संयोग रहता है, जैसे त्र और ज्ञ ऐसे ही ध्वनि चिन्ह है। और अगला इसमें दोष है लेखन और उच्चारण में भेद। देवनागरी की कुछ ध्वनि में लेखन उच्चारण में अंतर आता है, जैसे की, इसमें ई का उच्चारण क के बाद आता है, लेकिन ई की मात्रा क के पहले लगाई जाती है। यही स्थिति र के संयुक्त अक्षर की भी है, जैसे धर्म, इसमें र का उच्चारण म के पहले होता है, लेकिन र का ध्वनि चिन्ह म के ऊपर लगाया जाता है। कहीं कहीं उच्चारण जिस ध्वनि का आधा हो उसे पूर्ण रूप में लिखा जाता है और उच्चारण पूर्ण हो तो अर्थ ध्वनि चिन्ह जैसा लिखा जाता है, जैसे ध्वन। ये देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे दोष हैं जो दूसरी लिपियों में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। देवनागरी लिपि में अनावश्यक ध्वनि चिन्हों की भी भरमार है। ये ध्वनि चिन्ह जहाँ पर हमें आधे और पूरे संयुक्त अक्षर के रूप में लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे ये दोष उसमें आ जाता है। और इसमें ये भी दोष है कि ये अपनी अस्पष्टता भी लिए हुए है। जैसे हम ध लिखें या घ लिखें, अगर हमने शिरोरेखा नहीं लगाई तो बहुत ही भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे म और भ में यही अंतर हमें दिखाई देता है। तो शिरोरेखा अगर ना लगाई जाए तो बहुत मुश्किल इसमें आ जाती है। इस लिपि में एक दोष ये भी है कि शीघ्र लेखन की दृष्टि से भी ये असुविधाजनक है। ये लिपि लिखने में ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें बार बार मात्राओं के लिए हाथ ज्यादा उठाना पड़ता है, जबकि अन्य लिपियों में ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर भी स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि संसार की वैज्ञानिक लिपि होने का दर्जा रखती है। विद्यार्थियों, इसी यूनिट का चौथे मुद्दे पे अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि, वर्तनी का मानकीकरण तथा सुधार के प्रयास। भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के बाद हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत जरूरी था, ताकि विचार विनिमय के साथ साथ टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के प्रयोग में वर्णमाला तथा लिपिगत विविधता में कोई बाधा ना हो। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने कुछ विद्वानों के साथ वर्षों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया वो इस प्रकार है। बच्चों, इसके लिए आप स्वर आ, ई, उ, मात्राएं, अनुस्वार अ के ऊपर बिंदी, विसर्ग अ लिख के 2 बिंदी, अनुनासिकता चिन्ह, चंद्र बिंदु और व्यंजन जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, प, य, श वर्ग हैं। फिर संयुक्त व्यंजन, हल चिन्ह, ग्रहित स्वान, देवनागरी का अंक जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप भी स्वीकृत किया गया। देवनागरी लिपि वर्णमाला में लिर का रूप जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया। यहाँ पे जो मानकता हमें दिखाई देती है देवनागरी रूप वर्तनी का जो मानकीकरण किया गया, उसमें ये बताया गया
कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ध्वनियां अल्पप्राण है और कुछ महाप्राण, कुछ ध्वनियां सघोष है तथा कुछ अघोष है। अब हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सघोष और अघोष ध्वनियां, ध्वनि उच्चारण के समय जब स्वर तंत्रियां खुली रहती है तब अंदर से आने वाली वायु बिना किसी रगड़ या घर्षण के बाहर निकलती है। ऐसी अवस्था में उच्चरित ध्वनियां अघोष या श्वास ध्वनियां कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में क, ख, च, छ, ट, ठ ध्वनियां अघोष है, अर्थात हर वर्ग की पहली और दूसरी व्यंजन जो है वह अघोष ध्वनियां है। जब स्वर तंत्रों का मुख बंद रहता है, अंदर से आने वाली वायु घर्षण के साथ छोटा छिद्र बनाकर निकलती है। ऐसी अवस्था में उच्चरित ध्वनियां घोष ध्वनियां कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में ग और घ, ज और झ इसी प्रकार की ध्वनियां हैं, अर्थात हर वर्ग की तीसरी और चौथा व्यंजन घोष ध्वनियां कहलाता है। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियां किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुंह कम से कम हवा बाहर से निकालता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के पहले और तीसरे अक्षर अल्पप्राण कहलाते हैं क्योंकि इन्हें उच्चरित करने में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। ये महाप्राण ध्वनियां हर वर्ग की दूसरी और चौथी वर्ण होती है। इन ध्वनियों में हमें ज्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें महाप्राण ध्वनियां कहती हैं। मानक वर्तनी, हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने तथा लिपि संबंधी कठिनाई को दूर करने का प्रयास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने किया। वर्तनी संबंधी नियम इस प्रकार से बनाए गए। जैसे मानक वर्तनी के जो नियम बनाए गए हैं विद्यार्थियों, अब हम उसके ऊपर ही चर्चा करने जा रहे हैं। वे क्या थे? जैसे खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे ख और य, ख के नीचे हलंत और य पूरा, उसके लिए कहा गया कि ख आधा और य करके बनाया जाए। इसी प्रकार लगन, ल और ग पूरा है तो उसकी खड़ी पाई हटा दीजिए, ल ग आधा और न लिखा जाए। अन्य व्यंजन जैसे क और फ के संयुक्त अक्षर इस प्रकार होने चाहिए, क आधा और त। विद्या चिन्ह, ब्रह्मा आदि के नीचे हलन चिन्ह लगाया जाना चाहिए। संयुक्त र के तीनों रूप प्रचलित रहेंगे। र तीन प्रकार से लिखा गया, जैसे प्रकार हम लिखते हैं उसमें एक र का रूप, धर्म हम लिखते हैं म के ऊपर र का रूप, और राष्ट्र हम लिखते हैं उसके नीचे र का रूप। ये तीनों रूप मानक स्वीकार किए गए। हल चिन्ह बनाने के लिए संयुक्त अक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग करना आवश्यक माना गया। जैसे द्वितीय हमें लिखना है तो द के नीचे हलन और फिर वित्तीय हमें लिखना पड़ेगा। संस्कृत में संयुक्त अक्षरा की जो पुरानी शैली थी वैसे ही हमें लिखने के लिए मान्य किया गया। विभक्ति चिन्ह के बारे में यह नियम बनाया गया कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से पृथक लिखे जाएं। जैसे राम पहले लिखे फिर न लिखे, ये विभक्ति चिन्ह है। राम ने, राम को, राम से, राम को छोड़ के अलग ये विभक्ति चिन्ह लिखे जाने चाहिए। सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग करके लिखा जाए। जैसे उसके लिए, उसमें से तो उसके अलग लिखे और लिए अलग लिखा जाए। क्रियापद के बारे में नियम बनाया गया कि संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएगी। जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, किया करता है, खेला करता है। हाइफन का विधान भी स्पष्ट किया गया कि अगर समास पदों के बीच समास है तो उन पदों के बीच हाइफन रखा जाए। जैसे राम और लक्ष्मण, तो राम के बाद हाइफन करिए और फिर लक्ष्मण लिखिए। शिव पार्वती, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना आदि ऐसे ही उदाहरण है।
अवयव के बारे में नियम बनाया गया कि अवयव सदा पृथक लिखे जाएंगे। जैसे आपके साथ, यहाँ तक, यहाँ पर आपके और साथ हमें अलग लिखना पड़ेगा। श्रुति मूलक य और व, जहाँ श्रुति मूलक य और व का प्रयोग है वो विकल्प से किया जाएगा। जैसे उसका स्वरात्मक रूप ही प्रामाणिक माना जाएगा। जैसे हुआ, नई, गया और लिए। इसे हुआ, नई, गए, लिए हुए नहीं लिखा जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह के लिए कहा गया कि संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम अक्षर के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वर का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे गंगा, चंचल और ठंडा। विद्यार्थियों, गंगा के बाद वापस ग है क्योंकि वो उसी वर्ण का है, उसी वर्ग का है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार मतलब गंगा के ऊपर हमें बिंदी लगानी चाहिए। लेकिन पंचम अक्षर के स्थान पर बाद यदि किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वहां पर हमें अनुनासिकता का चिन्ह जो है वो लगाना चाहिए। चंद्र बिंदु के बिना अर्थ का भ्रम पैदा हो सकता है, इसलिए चंद्र बिंदु का प्रयोग बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए हंस और हस, अगर हमने चंद्र बिंदु नहीं लगाया तो हम उसको अलगा नहीं सकते हैं। जो विदेशी ध्वनियां हैं उन ध्वनियों के नीचे भी हमें डॉट लगाना, बिंदी लगानी बहुत जरूरी है। जैसे गजल बोल देते हैं गजल, तो हमें दोनों के नीचे हमें बिंदी जो है वो लगानी चाहिए। तो ऐसे विदेशी शब्द थे ग, ज और फ। हल चिन्ह संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल चिन्ह लुप्त हो चुके हैं उनमें उसको फिर से लगाने का प्रयत्न किया जाए। जैसे महान और विद्वान, इसमें हल चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही विसर्ग हो, ए और ओ का प्रयोग हो, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, सबके बारे में या फिर कोष्टक चिन्ह हो, उन सब के बारे में एक मानक रूप जो है वो प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों, वैसे यह तो ब्लैक बोर्ड में लिखकर ही बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसकी अधिक जानकारी के लिए मानक हिंदी वर्तनी की जो प्रारूप बनाया गया है उसको आप किसी पुस्तक में से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देवनागरी लिपि में सुधार के जो प्रयास हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। देवनागरी लिपि में जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए। ये प्रयास व्यक्तिगत भी हुए, संस्थागत भी हुए और प्रशासनिक स्तर पर भी हुए, जिसका विवरण इस प्रकार से है। व्यक्तिगत प्रयासों में सुनीति कुमार चटर्जी, श्रीनिवास जी, डॉक्टर गोरख प्रसाद आदि जी का नाम प्रमुख है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि का प्रयोग उचित माना और इस बहाने देवनागरी लिपि में प्राप्त त्रुटियों की ओर संकेत किया। देवनागरी लिपि के दोषों की ओर संकेत करने वाले विद्वान संभवतः डॉक्टर चटर्जी ही हैं, इसलिए सुधार की दिशाओं का परोक्ष संकेत सर्वप्रथम उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। श्रीनिवास जी ने उन्होंने कहा महाप्राण ह के लिए एक चिन्ह सी का प्रयोग सुझाया, जिससे लिपि चिन्हों की संख्या कम हो सकती है। जैसे ख, ध, घ और झ आदि महाप्राण वर्णों की अपेक्षा मूल अल्प प्राण वर्णों के साथ चिन्ह लगा के उसका महाप्राण रूप बनाया जा सकता है। इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि एक तो इससे लिपि में परिवर्तन करना होता है, दूसरा सी के लिए प्रयुक्त चिन्ह जैसे कृष्ण और सृष्टि आदि है। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने इस दशा में जो काम किया, उन्होंने कहा मात्राओं के शब्दों के दाईं ओर लिखने तथा शिरोरेखा को हटाने का सुझाव दिया। इससे छपाई में तो सुविधा होती है परंतु लिपि की कलात्मकता नष्ट हो जाती है। साथ ही कुछ अक्षरों में समानता होने के कारण उन्हें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए ये स्वीकार नहीं किया गया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी, श्रीनिवास जी और गोरख प्रसाद जी ने अपने अपने कुछ सुझाव रखे, उन सुझावों में भी कुछ न कुछ कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों को देखने के बाद भी कुछ सुधार अवश्य किए गए। इस दिशा में कुछ संस्थागत प्रयास भी किए गए।
ऐसे संस्थागत प्रयासों में हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रयत्न विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनमें से भी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का स्थान विशेष है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व तथा काका कलेलकर के संयोजन में जो सभा हुई उसमें कुछ सुझाव दिए गए। वे सुझाव इस प्रकार से थे, जैसे देवनागरी लिपि में शिरोरेखा हटाई जाए, मात्राओं को पंक्ति में पृथक रूप से लगाया जाए, अ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए, अनुस्वार के लिए शून्य और अनुनासिकता के लिए बिंदी चिन्ह का प्रयोग किया जाए, ई की मात्रा व्यंजन के उपरांत लगाई जाए, जैसे क लिखा जाए और बाद में ई की मात्रा लगाई जाए। संयुक्त अक्षरों में सब व्यंजन और स्वर उच्चारण के क्रम से लिखे जाए। 2 अक्षरों के बीच में अगर आता है तो कर्ता क र और फिर त लिखा जाए। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रशासकीय प्रयत्न भी किए गए। प्रशासकीय प्रयत्न में हिंदुस्तानी शीघ्र लिपि तथा लेखन पंत समिति, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयत्न तथा नरेंद्र देव समिति आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से भी नरेंद्र देव समिति के प्रयत्न विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस समिति ने शिरोरेखा हटाने, अ की 12 खड़ी को रखने का सुझाव दिया, जो सुझाव अवैज्ञानिक मानकर मान्य नहीं किया गया। और फिर उन्होंने निम्न सुझाव दिए: मात्राओं को पंक्ति में पृथक रूप से लगाया जाए, अनुस्वार के लिए शून्य तथा अनुनासिकता के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाए, संयुक्त रूप से वर्णों की खड़ी पाई को हटा दिया जाए और क और फ के अतिरिक्त सबको हलंत रूप में लिखा जाए। इस तरह हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि के दोषों को दूर कर उसे मानक रूप प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1961 में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने किया। हिंदी वर्तनी में एक रूपता लाने तथा लिपि संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इनमें कई सुझाव दिए गए। मानक वर्णमाला के अध्याय में इसका विवेचन भी किया गया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की इकाई 1 में हमने 4 मुद्दों पर चर्चा की। ये 4 मुद्दे थे जिसमें हिंदी के विविध रूप, साहित्यिक भाषा, संचार भाषा, राजभाषा और माध्यम भाषा पे हमने बात की। इसका दूसरा मुद्दा लिपि और भाषा से संबंधित था। तीसरा मुद्दा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसके दोष से संबंधित था। और चौथा मुद्दा देवनागरी लिपि वर्तनी का मानकीकरण और सुधार के प्रयास। ये पूरी इकाई 25 अंकों की है और इसके लिए 1 क्रेडिट निर्धारित किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहती हूँ कि ये प्रश्न 100 अंकों का होता है। 100 अंकों में से भी कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, संचार भाषा किसे कहते हैं, माध्यम भाषा का क्या अभिप्राय है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं। और सीधे सीधे भी हम इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे देवनागरी लिपि के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए, हिंदी वर्तनी के मानकीकरण में सुधार के क्या प्रयास किए गए समझाइए, लिपि और भाषा के संबंधों को बताइए, या संचार भाषा पे विस्तृत विचार कीजिए। इसी तरह के प्रश्न इसमें अपेक्षित होते हैं। धन्यवाद।